हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन पॉइंट की आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए जीएस मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। हमारी आज की इस वीडियो में हमने सीएचएसएल 2022 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट जनरल स्टडी के क्वेश्चंस रखे हैं, जो कि आपके आने वाले सीएचएसएल के एग्ज़ाम में आपके लिए बेहद ज़रूरी होंगे। जैसा कि विदित है, 24 मई से 10 जून के बीच में एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो उससे पहले अपना जनरल स्टडी का पोर्शन की तैयारी आप हमारे साथ कीजिए। हमारे द्वारा मॉक टेस्ट लगातार एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जाते रहेंगे। आप आइए और इन मॉक टेस्ट को सॉल्व कीजिए और अपनी अपनी एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम की तैयारी को परखिए। तो हम हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का पहला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी बतानी है। ठीक है, हमें बताना है महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी क्या है। हम सभी जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, लेकिन वह इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। हमारे पास दूसरा विकल्प है थाने, तीसरा बचता है नागपुर, चौथा बचता है महाबलेश्वर। अभी मैंने बोला कि महाराष्ट्र की राजधानी शीतकालीन राजधानी मुंबई नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की ग्रीष्मकालीन राजधानी मुंबई है। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी की, तो वह है ऑप्शन नंबर 3 नागपुर। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। ठीक है, भारत का प्रथम रेबीज मुक्त राज्य कौन सा है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा तमिलनाडु या चौथा गोवा। ठीक है, तो भारत का जो पहला रेबीज मुक्त गांव है, ऑप्शन नंबर 4 गोवा है। ठीक है, गोवा भारत का पहला रेबीज मुक्त गांव है। 23 जून 2021 को ये घोषणा की गई थी। ठीक है, 23 जून 2021 को गोवा के मुख्यमंत्री ने उसे पहला रेबीज मुक्त गांव घोषित किया था। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, एशियन ड्रामा किस लेखक की कृति है। ऑप्शन है हमारे पास अमिताभ घोष, चेतन भगत, गुन्नार मिर्डल या विक्रम सेठ। तो जो एशियन ड्रामा कृति है, एक गुन्नार मिर्डल के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर 3 गुन्नार मिर्डल, इन्होंने एशियन ड्रामा कृति की रचना की है। अगर हम बात करें एशियन ड्रामा की, तो अनवरत योजना, ठीक है, अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल ने एशियन ड्रामा अपनी इसी पुस्तक के अंतर्गत किया था। और अगर हम बात करते हैं अनवरत योजना का भारत में क्या संबंध है, तो भारत में 1978 से 1980 तक, 1980 में भारत में अनवरत योजना जनता पार्टी और डी लकड़ावाला के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ओके। अगर हम बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन लौह धातु का अयस्क है। ठीक है, हमें बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन लौह धातु का अयस्क है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 हेमेटाइट, ऑप्शन नंबर 2 बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 3 क्रोमाइट या ऑप्शन नंबर 4 मेलाकाइट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 हेमेटाइट। हेमेटाइट जो कि एक लौह धातु का अयस्क है। अगर हम अन्य ऑप्शंस की बात करते हैं, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। ठीक है, क्रोमाइट क्रोमियम धातु का अयस्क है। क्रोमियम और आयरन दोनों का ही अयस्क होता है क्रोमाइट, लेकिन इसमें क्रोमियम 68% होता है और आयरन 32% होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें मेलाकाइट की, तो मेलाकाइट कॉपर धातु का अयस्क है, जिसे तांबा भी कहते हैं। ठीक है, तांबा या कॉपर का अयस्क है मेलाकाइट। क्रोमाइट क्रोमियम और Fe दोनों का अयस्क है, लेकिन क्रोमियम अधिक मात्रा में होता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है और ऑप्शन नंबर 1 हेमेटाइट लौह धातु का अयस्क है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, मध्यकालीन यात्री डोमिंगो पेस ने किस शहर का वर्णन किया है। अगर हम बात करते हैं डोमिंगो पेस की, तो एक पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, पुर्तगाली यात्री था और 1512 ईस्वी में भारत में आया था। 1512 ईस्वी में भारत में आया था और इसने अपनी इस यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया है। ठीक है, जो मध्यकालीन यात्री है डोमिंगो पेस, इसने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। और विजयनगर शहर में ये 1512 ईस्वी में आया था और उस वक्त विजयनगर साम्राज्य का शासक तुलुप वंश का कृष्णदेव राय था। ठीक है, तुलुप वंश के कृष्णदेव राय इस टाइम पर विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। उन्हीं के शासनकाल में डोमिंगो पेस भारत में आया था। ओके,
हम बात करते हैं अगले प्रश्न का। अटल सुरंग द्वारा किन दो शहरों के बीच की दूरी कम हुई है? हमें बताना है अटल सुरंग द्वारा किन दो शहरों के बीच की दूरी कम हुई है। तो सबसे पहले हम अटल सुरंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग भी कहा जाता है। ध्यान देना, नोटेबल पॉइंट है, नोट कर लीजिए। अटल सुरंग को रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, नोट कर लीजिए, इसे बिल्कुल याद कर लीजिए। विश्व की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग राजमार्ग सुरंग है, जो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग वह अटल सुरंग है। कौन सी है? अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। इसे रोहतांग सुरंग के नाम से भी जाना जाता है और रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। किससे गुजरती है? हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा से होकर गुजरती है। अब हम बात कर लेते हैं अपने प्रश्न की। प्रश्न में पूछा गया था अटल सुरंग किन दो शहरों के बीच की दूरी इसके द्वारा कम हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, मनाली से लेह। ओके, मनाली से लेह के बीच की दूरी इस अटल सुरंग या रोहतांग सुरंग के द्वारा कम होगी। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, खेरवार या सापाहार आंदोलन द्वारा किस विचार का प्रसार किया गया था? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे बोलना चाहूँगा, ठीक है। हमें बताना है खेरवार आंदोलन या सापाहार आंदोलन द्वारा किस विचार का प्रचार किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार। ठीक है, एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार, इस विचार का प्रचार खेरवार या सापाहार आंदोलन में किया गया था। अब इस आंदोलन की बात कर लेते हैं। खेरवार या सापाहार आंदोलन 1968 में, ठीक है, 1968 में भारत में प्रारंभ हुआ था और इसको प्रारंभ करने का श्रेय भागीरथ मांझी को जाता है। किससे जाता है? भागीरथ मांझी को श्रेय जाता है इसको शुरुआत करने का। अगर बात करते हैं इसमें जनजाति की, तो संथाल जनजाति का ये विद्रोह है, उसने इसमें भाग लिया था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, हिग्स बोसान किस अन्य नाम से जाना जाता है? हिग्स बोसान एक कण किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं इलेक्ट्रॉन के नाम से, गॉड पार्टिकल के नाम से, प्रोटॉन के नाम से या न्यूट्रॉन के नाम से। तो जो हिग्स बोसान है इसे गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2, हिग्स बोसान को गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है अनुच्छेद 243B, अनुच्छेद 243C, अनुच्छेद 243D या अनुच्छेद 243E। तो भारतीय संविधान में महिलाओं के लिए साथ ही साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो आरक्षण है 50% का, वह अनुच्छेद 243D ऑप्शन नंबर 3 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न, विश्व की छत किसको कहते हैं? हमें बताना है विश्व की छत किसे कहते हैं। ऑप्शन है पामीर का पठार, ऑप्शन नंबर 2 दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर 3 ग्रीनलैंड का पठार या ऑप्शन नंबर 4 तिब्बत का पठार। ओके, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पामीर का पठार। ठीक है, पामीर के पठार को विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है। विश्व की छत पामीर के पठार को कहते हैं। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है? ऑप्शंस रोवर्स कप नहीं हो सकता, डूरंड कप नहीं हो सकता, फेडरेशन ट्रॉफी भी नहीं है। अगर हम एशिया के फुटबॉल टूर्नामेंट की बात करें जो सबसे पुराना है, तो वह है ऑप्शन नंबर 4 संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट। ठीक है, जो संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट है एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। हमारा अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? ऑप्शंस हैं गंगा नारायण, भागीरथ, दुबैया गोसाई या जतरा भगत। हमें बताना है भूमिज विद्रोह। सबसे पहले भूमिज विद्रोह की बात कर लेते हैं। 1832-33 के काल में शुरू हुआ था। ठीक है, 1832 से 33 के काल में भूमिज विद्रोह शुरू हुआ था पश्चिम बंगाल में, और इसमें कोल और हो जनजाति ने भाग लिया था। ठीक है, कोल जनजाति और हो जनजाति ने भूमिज विद्रोह में भाग लिया था। और अगर बात करें इस विद्रोह के नेता की, तो इसका जो नेतृत्व था भूमिज विद्रोह का, ऑप्शन नंबर 1 गंगा नारायण ने किया था। ठीक है, गंगा नारायण ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था, इसका नेता था वह। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? हम बात करें कुडनकुलम और तमिलनाडु की, एकदम सही है।
ऑप्शन नंबर 3 को देख लीजिए, कलपक्कम कर्नाटक एकदम सही है। ऑप्शन नंबर 4 काकरापार और गुजरात एकदम सही है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 2 कैगा उत्तर प्रदेश, ये हमारा जो मिलान है गलत है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में नरौरा में परमाणु बिजली घर स्थापित है, ना कि कैगा में। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। ओके, हमें बताना है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। तो सबसे पहले हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। भारत में जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, उसमें भारत में पहली बार अंतरिक्ष कार्यक्रम किया गया था 1962 में, ठीक है। 1962 में शुरुआत हुई थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में की गई थी, जो कि आगे चलकर 1969 में इसरो बना था, ठीक है। यही समिति आगे चलकर क्या बनी, इसरो के रूप में विकसित हुई थी 1969 में। तो अगर हम बात करें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई जिन्हें क्या किया जाता है, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। इन्होंने 1962 में इनकी अध्यक्षता में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना हुई थी। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ऑप्शन है, पहला गोंड, दूसरा संताल, तीसरा भील और ऑप्शन नंबर 4 मुंडा, ठीक है। हमें बताना है भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भील। भील जनजाति, सॉरी भील नहीं है, भील भारत की सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो भील जनजाति है, ये भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोंड, जो कि महाराष्ट्र की जनजाति है। गोंड महाराष्ट्र की जनजाति है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। भारत की जो सबसे बड़ी जनजाति है वह भील है, राजस्थान की भील जनजाति, ठीक है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था। ऑप्शन से 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर 2 10 जून 1947, ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई 1947 या ऑप्शन नंबर 4 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है वह ऑप्शन नंबर 3 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 की, तो ये भारत का स्वाधीनता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। वहीं बात करें अगर हम ऑप्शन नंबर 1 24 जनवरी 1950 की, तो भारतीय राष्ट्रगान और भारतीय राष्ट्रगीत को इस दिन अपनाया गया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष 2005 में, ऑप्शन नंबर 2 2006 में, ऑप्शन नंबर 3 2011 में या ऑप्शन नंबर 4 2008 में, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन है, ऑप्शन नंबर 1 2005 में हुआ था, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण का गठन हुआ था। वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसे बोलूँगा, ठीक है। वैसे भी याद होना चाहिए ये क्वेश्चन, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने उत्तर की। ऑप्शन है हमारे पास वर्ष 1915 में, वर्ष 1911, ऑप्शन नंबर 3 1921 में या ऑप्शन नंबर 4 1926 में, ठीक है। तो भारत में जो वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी वह इलाहाबाद से नैनी के बीच में विमान डाक सेवा के द्वारा 1911 में हुई थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बोलूँगा, ज़रा ध्यान से सुनना और नोट करना। वर्ष 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच में, ठीक है, कहाँ से कहाँ, इलाहाबाद से नैनी के बीच भारतीय विमान डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करें विश्व की जो पहली विमान डाक सेवा है, विश्व की पहली विमान डाक सेवा वह भारत में ही शुरू हुई थी 1911 ईस्वी में, और इसी सेवा के साथ भारत में 1911 में वायु परिवहन की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भारत का महत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। हमें बताना है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन नंबर 2 कोच्चि, ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई या ऑप्शन नंबर 4 तूतीकोरिन, ठीक है। तो जो भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह ऑप्शन नंबर 1 मुंबई है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है,
ठीक है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई की, तो ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह चेन्नई है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली में, ऑप्शन नंबर 2 अजमेर में, ऑप्शन नंबर 3 लाहौर में, या ऑप्शन नंबर 4 आगरा में। तो जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है ऑप्शन नंबर 2 अजमेर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? अजमेर में। और इसे 1200 ईस्वी में निर्मित करवाया गया था गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत में गुलाम वंश, जिसे इल्वरी वंश या तुर्क, जिसे क्या बोलते हैं, सॉरी, गुलाम वंश की स्थापना की थी भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके, और इसी ने 1200 ईस्वी में अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा स्थित करवाया था, निर्मित करवाया था। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 तिब्बत, या ऑप्शन नंबर 4। अगर हम कैलाश पर्वत की बात करते हैं तो ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का भाग है। ओके, कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालयी क्षेत्र का भाग है और ये भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, कैलाश पर्वत भारत में स्थित नहीं है, अतः उत्तराखंड और सिक्किम इसके ऑप्शंस नहीं होंगे। बात करें नेपाल की तो ये नेपाल में भी स्थित नहीं है, क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है। और अगर बात करें कैलाश पर्वत की तो इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। साथ ही राकसताल और मानसरोवर झील इसी पर्वत पर स्थित हैं, जहां से सिंधु जैसी, ब्रह्मपुत्र जैसी मुख्य नदियां प्रवाहित होती हैं या निकलती हैं। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थानों से संबंधित नहीं है? ऑप्शन हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF इसे बोलते हैं। ठीक है, IMF, विश्व बैंक, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र, या ऑप्शन नंबर 4 विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है कौन सी संस्था ब्रेटन वुड्स संस्थाओं में संबंधित नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 संयुक्त राष्ट्र UN ब्रेटन वुड्स संस्थानों में सम्मिलित नहीं है। अगर हम बात करते हैं ब्रेटन वुड्स समझौता की तो यह 1944 में हुआ था। ठीक है, 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था और इसमें IMF, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन इससे संबंधित है, UN इससे संबंधित नहीं है। और अगर बात करें हम UN की स्थापना की, संयुक्त राष्ट्र या UN की स्थापना 1945 में हुई थी और ये हुई थी वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में UN की स्थापना हुई थी और इसका वर्तमान मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर 1 वैद्युत संदीप्ति, ऑप्शन नंबर 2 लेसर, ऑप्शन नंबर 3 तापायनिक उत्सर्जन, या ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश विद्युत। तो जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड हैं ये ऑप्शन नंबर 1 वैद्युत संदीप्ति के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अगर हम बात करें प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य सिद्धांत की तो इसमें क्या होता है, विद्युत को निवेश किया जाता है। ठीक है, विद्युत के निवेश से इसमें जो डायोड होता है वह प्रदीप्ति उत्पन्न करता है, यही इसका सिद्धांत है और इसे वैद्युत संदीप्ति कहते हैं। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 पराध्वनिक तरंग, ऑप्शन नंबर 2 गामा किरण, ऑप्शन नंबर 3 एक्स किरण, ऑप्शन नंबर 4 परावैगनिक किरण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 ये तीनों ही क्या होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। भाई अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 पराध्वनिक तरंगों की, ठीक है, पराध्वनिक तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, इनको यांत्रिक तरंग माना जाता है, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं होती हैं। अतः हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 पराध्वनिक तरंगें। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? ऑप्शंस हैं, पहला अनुच्छेद 32, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 14, या ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 18। ठीक है, तो जो हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है एक मूल अधिकार है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार है। अगर हम बात करें मूल अधिकारों की तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 32 तक मूल अधिकार वर्णित हैं। टोटल 6 मूल अधिकार हैं वर्तमान में भारतीय संविधान में। इसमें
ठीक है। और उसी में हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार सम्मिलित है। अगर हम बात करें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 32 के तहत, ऑप्शन नंबर 1 अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है। ओके। और भारतीय संविधान में जो कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं वह समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर हम हमारे ऑप्शंस को देखें तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। ऑप्शन नंबर 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत किया गया है। ठीक है, जो भी उपाधियां हैं अनुच्छेद 18 के अंतर्गत इनका अंत किया गया है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा और आपने इन 25 जीएस के प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप लोग अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए, पर डे कम से कम एक मॉक टेस्ट तो सॉल्व करना ही करना है जीएस का। एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में अगर आपको सक्सेस होना है, ठीक है, उसके लिए कम से कम एक मॉक टेस्ट आपको पर डे का सॉल्व करना पड़ेगा ही, ये ज़रूरी है। अगर आपने 25 में से कम 23 प्रश्नों के उत्तर सही कर लिए हैं इस मॉक टेस्ट के, तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। आप थोड़ी और कोशिश करेंगे तो और बेहतर हो जाएगा। बाकी जिन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट्स नहीं किए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी तैयारी को थोड़ा और बढ़ाइए और थोड़ी मेहनत कीजिए, ताकि आप भी कम से कम 23 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट कर ही लें इन 25 क्वेश्चनों में से। ओके, हम एजुकेशन पॉइंट पर लगातार जीएस के मॉक टेस्ट अपलोड करते रहेंगे। ये हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1 था। जल्दी मॉक टेस्ट नंबर 2 इसी चैनल पर आपको मिलेगा, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं मॉक टेस्ट अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप लोग आकर उस अपनी तैयारी को परख सकें। धन्यवाद।